मैं आपको एक होमवर्क जैसा देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में इन 62 कंपनीज में से वो बेस्ट कंपनी कौन सी होती दो जो आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि फंडामेंटली दे आर गुड ऑन योर क्राइटेरिया, या जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है। ये आपका होमवर्क रहेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी कंपनी में अपना दबदबा बनाए रखना है और बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग आसान रखनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% से ज्यादा आपकी प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। एंड जहां तक बात पी रेशियो की है, आज जेठालाल और अय्यर से जानेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हेलो, आई एम रियांश और 8 साल ट्रेडिंग करने के बाद हमने बहुत बार टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, बट आज हम ढूंढेंगे कि फंडामेंटल्स के थ्रू क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मल्टी बैगर स्टॉक्स को और उनमें क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने बहुत ही फनी पिक्चर्स ढूंढी है वैसे जेठालाल अय्यर की, जिससे आप यहाँ पे ज्यादा देर तक वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले हमें ना किसी भी ओनर पे, जैसे मान लो अगर जेठालाल है या फिर अय्यर है, हमें सबसे पहले ना कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले ये जानना पड़ता है कि वो दोनों बंदों का प्रोडक्ट क्या है। तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि जो जेठालाल है ना वो एआई प्रोडक्ट्स बनाता है, बिकॉज हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा डील करते हैं, तो वो एआई में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और जो हमारे अय्यर साहब है ना, थोड़ा फंडामेंटली सोच रहे हैं कि हम कुछ पुराने जनरेशन में चले गए और ये पेपर पे कुछ अपनी कंपनी चलाते हैं एंड सिंपली पेपर इनका रॉ प्रोडक्ट है और इसका मेन प्रोडक्ट जेठालाल का एआई है। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? अगर मैं खुद से पूछूं तो मैं एआई साइड में जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका फ्यूचर बहुत आगे तक है। शायद पेपर का फ्यूचर किसी दिन गायब हो जाए, तो सिंपली मैं यहां पे चूज करूंगा जेठालाल। अब अगर कंपनी है, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, सबसे पहले जो देखना है आपको चीज वो हो सकती है कि इनका जो प्रमोटर होल्डिंग है, बेसिकली इसकी और इसकी होल्डिंग खुद की कंपनी में कितनी है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। अब जो हमारे जेठालाल जी हैं उनकी ना 62% प्रमोटर होल्डिंग है और इनकी सिर्फ 10% प्रमोटर होल्डिंग है। अब इसका मैं मतलब क्या समझूं? इसका मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो जेठालाल जी है ना, उनके पास 62% होने का मीनिंग यही है कि जेठालाल को अपनी कंपनी पे बहुत भरोसा है और वो इसको आगे बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी किसी दूसरे को बांट नहीं दी है। यहां पे देख रहे हैं हम अय्यर साहब को, अय्यर साहब ऑलरेडी 90% कंपनी का किसी न किसी को दे चुके हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, बट इनके खुद के पास सिर्फ 10% बचे। तो इसका मतलब ये कि ये अब बड़े डिसीजन अकेले नहीं ले सकते, अब इनके ऊपर किसी न किसी का हाथ है, या फिर इनके डिसीजन किसी न किसी को तो कोई ना कोई तो चेंज कर देगा। बट यहाँ पे अभी भी 62% होने की वजह से ये अपने खुद के डिसीजन सब पे थोप भी सकते हैं, ये खुद की कंपनी खुद चलाना चाहते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनी किसकी है और कंपनी में बंदा बना क्या रहा है, बट हम इंडियंस हैं, हमें क्या चाहिए? मोल भाव। मतलब किसी ने अगर हमें 1000 बोला है तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की कीमत एक्चुअली में कितनी है और हमें कितनी देनी चाहिए। तो ये चीज हम मल्टीबैगर स्टॉक अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं लास्ट में आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक्स जो मुझे लगता है फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड ऑल्सो टेक्निकल, क्योंकि अपन उसमें ज्यादा डील करते थे, तो दोनों को मिक्स करके मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी में मोल भाव कैसे होता है फंडामेंटली। तो मोल भाव के लिए हम यहां पे यूज करते हैं पी रेशियो। पी रेशियो को अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो किसी स्टॉक्स के अर्निंग के कितने गुना पैसा एक इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन पी। तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो हमारे जेठालाल जी हैं उनका जो पी रेशियो है वो अभी चल रहा है 12 के आसपास, ठीक है। और जो हमारे अय्यर साहब हैं उनका पी रेशियो चल रहा है 35। इससे ये समझ आ रहा है मुझे, पी रेशियो से बेसिकली समझ भी क्या आता है कि जो अभी इसका प्राइस चल रहा है, इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है, उसका 12 गुना हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। किसके लिए? हमारे जेठालाल साहब का जो प्रोडक्ट है उसके शेयर्स खरीदने के लिए। लेकिन जो अय्यर साहब है उनके प्रोडक्ट के हमें पैसे देने पड़ रहे हैं 35 गुना। कौन सा महंगा है? ऑब्वियसली अय्यर साहब का जो प्रोडक्ट है वो अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा है। तो मैं क्या चूज करूंगा? जेठालाल का प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे अभी तक उनकी सारी चीजें अलाइंड दिख रही हैं। तो अगर अभी तक का हम देखें कि हमने क्या क्या यहाँ पे जजमेंट लिया है, तो अभी तक देखो, अगर मैं जेठालाल की बात करूं तो मैं एक एक चीजें बता देता हूं कि जो ये प्रमोटर होल्डिंग वाला पार्ट है ना, मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी कंपनी में अपना दबदबा बनाए रखना है और बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग आसान रखनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% से ज्यादा आपकी प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। एंड जहां तक बात पी रेशियो की है, तो पी रेशियो बिलो 20 इज गुड फॉर ए स्टॉक, बिलो 20 इज फाइन। बट अगर किसी का पी रेशियो 100 दिख रहा है, आपको 80 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो बहुत महंगा है इस वक्त। तो आप डायरेक्टली आप कुछ ना कुछ पी रेशियो देख के एक बात तो जज कर पाते हो कि आपको कितने गुना पैसा देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे पी रेशियो बिलो 20, प्रमोटर होल्डिंग नियर अबाउट 50 और 50 से ऊपर तो बेटर ही है। तो हम अगली वैल्यू पे चलते हैं। अगली वैल्यू है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो।
अब ये क्या चीज है, अब यहाँ पे हम पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में डी इसका जो है हमारे जेठालाल भाई का वो है 0.5, ओके, और जो हमारे अय्यर साहब है उनका 0 है। एक्चुअली कुछ है ही नहीं यहाँ पे डेट, तो अय्यर साहब ने कोई डेट नहीं लिया और वो कंपनी को रन कर रहे हैं। और जो हमारा जेठालाल साहब है उनका रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। इसका मतलब इन्होंने जितने इनके एसेट्स हैं उसका हाफ लोन चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि इनके पास 10 करोड़ रुपए थे, बट 5 करोड़ लोन के थ्रू आए हैं, तो बेसिकली इनके पास कितने हैं, इनके पास 15 करोड़ रुपए हैं एक्चुअली में बिजनेस करने के लिए। इनके पास कितने, इनके पास वही पैसा जो इनके खुद के जेब में कैश में। अब मुझे जस्ट कॉमन सेंस से बताओ कि कौन बंदा ज्यादा देर तक अपनी कंपनी रन कर पाएगा। इसके पास रनवे बहुत लो है, ये अपनी जेब से चला रहा है चला रहा है चला रहा है, कब तक चलाएगा। अंत में आपको कहीं ना कहीं से कंपनी के लिए कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट लानी पड़ती है। आपके पास एसेट होता है, आप प्लेज करते हो, बहुत सारी चीजें, बट आपको पैसे चाहिए होते हैं कंपनी को रन करने के लिए। आपके पास एम्प्लॉइज हैं, आपकी मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। इस बंदे के पास पैसा है, ये इसके पास जो रनवे है, बेसिकली मैं अगर बोलूं तो रनवे इसके पास अभी बहुत लंबा है बिकॉज ऑफ दिस 0.5। सिंपल सी बात है यार, देखो बिजनेस आपको दूसरे के पैसे से रन करना चाहिए, अपने पैसों से नहीं। अगर आप अपनी जेब से बिजनेस रन करोगे तो उसका एक लंबा रनवे नहीं होता है। आपको मार्केट में, मैदान में टिके रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बड़ा बिजनेस बनाओगे। तो इस जगह पे भी आप कंफ्यूज हो गए कि ये बंदा कोई डेट ही नहीं है तो ये बंदा तो बहुत आगे जाएगा। बट यहाँ पे यही एक कंफ्यूजन और ट्रिक है कि ये बंदे ने जो 0.5 का डेट ले रखा है। अब देखो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि डेट रेशियो बेस्ट क्या होता है। अगर मैं देखूं तो मेरे लिए डेट रेशियो 1:1 तक फाइन है। मतलब आपके पास अगर 10 करोड़ की वैल्यूएशन का असेट है और आपके पास 10 करोड़ का डेट है, इसका मतलब तो यही समझूंगा ना मैं कि अगर आप कहीं पे फंस भी गए, आपकी एक बिल्कुल आखिरी मौत पड़ने वाली है, तो आप अपना ये बेच के ये चुका सकते हो। यू विल नॉट बी इन, बिल्कुल गर्त में नहीं घुसोगे, आप कहीं पे फंसे नहीं हो कि आपकी बस जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप इसको चुका सकते हो और आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया था, आप आगे फिर बिजनेस बना लोगे। लेकिन इस बंदे का तो बिजनेस ही नहीं चला ना, ये आगे पहुंचेगा कहां। तो ये इस 10 को यूज करके, मतलब 20 करोड़ यूज करके बिजनेस बड़ा कर सकता है, इसके पास वो ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली इसको गलत मत समझना है किसी के पास डेट है बस। हाँ, वो डेट का रेशियो क्या है, अगर किसी के डेट का रेशियो 1:5 है, मतलब उसने 5 गुना लोन ले रखा है, वो गलत है। वहां पे वो बंदा आगे जाके उस डेट की वजह से ही मरेगा। एक और चीज की बात कर लेते हैं लास्ट में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक हम वेब पे चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक चीज और अगर हम देखें तो एक प्लेज रेशियो करके एक चीज होती है फंडामेंटली। प्लेज रेशियो, प्लेज से देखो आप बहुत लोग वाकिफ होंगे। प्लेज का मतलब होता है बेसिकली अपनी चीज को गिरवी रख के पैसे लाना कंपनी को रन करने के लिए बेसिकली। तो प्लेज जो रेशियो है वो बेसिकली समझ लो मेरे हिसाब से 10 के नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लेज रेशियो की हम बात कर रहे हैं शेयर्स की, मतलब जो कंपनी के शेयर्स है उनका प्लेज रेशियो। तो मान लो कि जो जेठालाल है उसने ना अपनी कंपनी के 8% शेयर्स प्लेज करके पैसा लिया है डेट में, बेसिकली प्लेज करके अपनी कंपनी को रन करके पैसा लिया। और जो अय्यर साहब है इन्होंने ना लगभग 30% शेयर्स प्लेज कर दिए हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए, कैश कहीं से डेट में लेने के लिए। अब देखो जिसको अपनी कंपनी के शेयर्स रखने पड़ गए 30%, क्या करने के लिए, पैसे लाने थे कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट के लिए, इसको 8% ही नीड थी। देखो कोई भी कंपनी हो उसके पास सिर्फ अपने शेयर्स नहीं होते रखने के लिए, उसके पास कोई ना कोई एसेट और होता है। किसी पे घर होता है, किसी पे जमीन होती है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी और चीजें भी हैं। बट इस बंदे ने 30% शेयर्स ही क्यों रखे, वाई? ये अपनी कंपनी सीधे सीधे एक तरीके समझ लो अगर डेट लिया है और ये डेट नहीं भर पाया तो 30% गई। इस बंदे ने तो वैसे भी देखो प्रमोटर होल्डिंग 10% है, ये यहाँ लोन के लिए प्लेज के लिए दे दिया है। बट ये बंदा बहुत ही कैलकुलेटिव चल रहा है, इसने पूरी पावर भी अपने पास रखी है, इसका जो पी रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है, और जो प्लेज भी किया है ना तो अपने शेयर्स 8% ही किए हैं। तो इसका मतलब ये कि बाकी भी इसके पास जो असेट्स थे उनसे ये डेट ले सकता था आराम से। ये शेयर्स पे ज्यादा विश्वास कर रहा है, मतलब ये अपनी कंपनी पे ज्यादा विश्वास कर रहा है कि मैं इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाऊंगा और जो मेरे शेयर्स के प्राइसेस है धीरे 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 मैं कंपनी को ग्रो करूंगा। तो इसलिए इसने ये चीज ज्यादा नहीं बांट रखी कहीं पे। अगली हम बात करने वाले हैं फेस वैल्यू की। हमने सबने फेस वैल्यू नाम कहीं ना कहीं पढ़ा या देखा जरूर होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी कहीं पे पढ़ रहे होगे ना फेस वैल्यू आपको 10 देखने को बहुत बार मिली होगी। तो इसका मतलब एक नॉर्मल वैल्यू फेस वैल्यू जो होती है वो 10 है। अब इस 10 में एक शेयर के पास, ये कंपनी के पास क्या मौका होता है, वो स्प्लिट करते हैं, बोनस देते, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब ये स्प्लिट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये स्प्लिट करेंगे, मान लो 1:2 में कर दिया, इसका जो फेस वैल्यू है फिर से घट के 5 पे पहुंच जाएगा, 5 को किया तो 2.5 पे पहुंच जाएगा, फिर 2 पे पहुंच जाएगा, देन लास्ट में फेस वैल्यू 1 पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये कि जब आपकी फेस वैल्यू 1 होगी मे बी उस टाइम पे आपके पास स्प्लिट करने के लिए मौका नहीं बनेगा। अगर आपने कई सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ते हो ना कि अगर आपने इन्फोसिस में 30 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपके 100 शेयर आज 1200 शेयर हो गए होते और आपके पास 15 करोड़ रुपए होते। वो 100 शेयर 1200 कैसे हुए,
वो 100 शेयर 1200 ऐसे हुए थे क्योंकि उन्होंने बीच बीच में आफ्टर कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद उन्होंने कभी ना कभी स्प्लिट मारा है। तो बेसिकली आपके 100 शेयर आपको कभी 200 मिले, फिर 200 आपको 400 मिले और 400 फिर 800 मिले। पर इन बिटवीन में धीरे धीरे स्टॉक ने अपने प्राइस को गेन करता चला गया इन बिटवीन दीज 30 ईयर्स, और ऐसे ही मल्टीबैगर बनता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे कि फेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू अय्यर साहब जो है उनकी फेस वैल्यू है 2, मतलब ये ऑलमोस्ट अपने स्प्लिट लेयर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद इनके पास एक ही मौका है और स्प्लिट करने का। पर जो हमारे जेठालाल जी हैं उनकी फेस वैल्यू अभी भी 10 है। तो इसका मतलब ये है कि अपने शेयर्स को अभी भी ये स्प्लिट कर करके आगे बढ़ा सकते हो, और आपके पास अच्छा मौका होगा कि आपने जो शेयर्स बाई किए थे वो 1 या 2 बार के स्प्लिट के बाद आपके पास डबल और 4 गुना हो जाए, वो भी मल्टीबैगर के लिए बेटर चांस होता है। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। लास्ट क्या है, एक्चुअली मेन पॉइंट यही है कि कोई कंपनी है अगर, तो वो सेल्स कितनी करती है। तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारे अय्यर साहब है ना, वो हर साल 1000 करोड़ की सेल करते हैं। ठीक है, हर साल, मतलब 2020 में भी करी थी, 21 में भी करी थी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, इनकी बिल्कुल कांस्टेंट 1000 करोड़ की सेल है। हमारे जहां पे जेठा भाई है, जेठा भाई की ना 500 करोड़ की सेल थी 2020 में, 600 करोड़ की सेल थी 2021 में, 700 करोड़ की सेल थी 22 में, देन 800 करोड़ की सेल थी 23 में, और अभी रनिंग ईयर चल रहा है। कौन सा चूज करेंगे आप? देखो अय्यर साहब 1000 करोड़ का बेच रहे हैं, पर जो जेठालाल भाई है ना, उनकी कंपनी में मुझे ग्रोथ दिख रही है। पहले 500 करोड़ थे, उनके प्रॉफिट और सेल्स में ग्रोथ हुई, 600 करोड़ पे पहुंचे वो लोग, फिर से सेल्स में ग्रोथ हुई, 700 पे पहुंचे, फिर सेल्स में ग्रोथ हुई, 800 पे पहुंचे। यहां पे कांस्टेंट है, कुछ तो गड़बड़ है। इनकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही? इनकी सेल्स कांस्टेंट है। मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहने का ट्राई करूंगा, मैं वहां पे ज्यादा पैसे लगाने का ट्राई करूंगा जो खुद ग्रोथ कर रहा है, जिसकी सेल्स साल दर साल बढ़ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो नया कर रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी नई डील, नए क्लाइंट, कुछ भी हो रहा है, बट ग्रोथ है। तो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्स। तो हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, बट ये सारी चीजें जो हमने अभी बात की, पी रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग, ये सारी चीजें अगर आप 1 by 1 5300 कंपनीज के अंदर ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, और इट इज टू टफ। तो हम थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक वेबसाइट यूज करी है। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बट मुझे बेटर लगा कि यहाँ पे आसानी से आपको सारे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैंने वहां पे एक क्वेरी बनाई, जिससे एक स्कैनर के थ्रू हम ये सारे अपने डिटेल्स डालेंगे जो हमें चाहिए, और हमें एक स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। तो लेट्स ट्राई। तो मैंने यहाँ पे scanner.in यूज किया है, एंड यहाँ पे जस्ट मैं एक स्क्रीन क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू स्क्रीन, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने सेव कर रखी है। हमने वो चीजें यूज करी हैं जो मुझे लगता है कि हमें अच्छी कंपनी फाइंड आउट करने में नीडेड है। जैसे मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज किया है 2000 करोड़ के ऊपर, इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 करोड़ 100 करोड़ डालता तो आपको और लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती। बट मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली रनिंग है और मार्केट में काम चल रहा है उनका। देन प्राइस टू बुक वैल्यू हमने लेस देन 5 रखी है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है, जो हम बात कर रहे थे कि 1 के नीचे हो या नियर टू 1 हो, दैट इज फाइन। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमने ग्रेटर देन 3 रखा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने आपको समझाया नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं। हम किसी भी जगह से जब लोन लेते हैं तो हमें उनको इंटरेस्ट भरना होता है। तो उस नियर साल में मान लो आपको ना 3 करोड़ का लोन भरना था, बट आपके पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो 9 करोड़ का है। तो इसका मतलब ये कि आप अगले 3 साल उस डेट को भर सकते हो आराम से इसी साल के प्रॉफिट से। तो दैट इज बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका जितना थोड़ा सा ज्यादा समझो उतना बेटर है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 20 जो हमने बात करी थी, प्लस परसेंटेज इक्वल्स टू 0, मतलब उसने शेयर्स को रख के डेट नहीं लिया है, उसने कुछ एसेट रखा होगा, दूसरा कुछ उसको रख के रखा है। एंड प्रमोटर्स होल्डिंग्स ग्रेटर देन 50। तो अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं और हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आएंगे, देखते हैं। ओके तो अभी हमारे पास 62 रिजल्ट्स आए, मतलब हमने 5300 जो कंपनीज हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करके 62 के आसपास हम पहुंच गए, और इनमें हमें बेस्ट कंपनीज मिल गई जो हम क्राइटेरिया रखना चाहते थे। अब देखो 62 कंपनीज है, मैं आपको एक होमवर्क जैसा देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में इन 62 कंपनीज में से वो बेस्ट कंपनी कौन सी होती, 2 जो आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि फंडामेंटली दे आर गुड ऑन योर क्राइटेरिया, या जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे 62 कंपनीज है। अब मैं इसमें देखो 1 by 1 हर कंपनी के उसमें नहीं जाऊंगा, बट एक जो मुझे अभी टेक्निकली गुड एंड फंडामेंटली साउंड लग रही है, मैं वो कंपनी डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि हमने टेक्निकली भी बहुत काम किया हुआ है और फंडामेंटली हमने अभी डिस्कस किया कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे एक दिख रही है, तो अभी ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और बेसिकली देखते हैं कि मुझे जो अभी सही लग रही है। तो बेसिकली ये एक स्टॉक है, ये रिसेंटली लिस्टेड है नियर अबाउट एंड ऑफ 2020, और रोसाइरिस बायोटेक करके है। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो टेक्निकली ये स्टॉक अभी रिसेंटली ब्रेकआउट कर रहा है। मैं टेक्निकल लैंग्वेज बता रहा हूं, ये एक मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखोगे स्टॉक ने एक रन दिया, उसके बाद
बेस पे आया, बेस पे उसने ऑलरेडी साइडवेज मूवमेंट काफी कर दिया है, बट आप देखोगे कि बीच बीच में लोअर प्लेसेस पे बाइंग की वॉल्यूम आपको बार बार देखने को मिल रही है। अभी देखो ब्रेकआउट हुआ है, यहां पे भी मंथली में वॉल्यूम ज्यादा है एवरेजन, तो इसका मतलब है टेक्निकली हम इसको अगर ब्रेकआउट लेवल पे बाई करना चाहते तो ठीक था, बट क्या ये कंपनी जो फंडामेंटल्स है उस पर भी स्ट्रांग है? तो हम क्या करते हैं, वापस से स्क्रीनर पे चलते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्च फॉर अ कंपनी करते हैं और हम सेम नेम यहाँ पे लिखते हैं, प्रोसारी बायोटेक। अब ये जो प्लेस है ना, इसको देखने के लिए भी मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं। अगर ये कंपनी है तो आपको इस कंपनी का जो कच्चा चिट्ठा होता है ना, विकिपीडिया, वो कहां मिलेगा? इस अबाउट सेक्शन में। यहां पे आप देखोगे इस अबाउट सेक्शन में ना, ये कंपनी क्या करती है, कब आई, कहां कहां इसकी सब्सिडरी है, मेनली क्या काम करती है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रीड मोर करोगे तो कंपनी के कौन कौन ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, सब आपको यहाँ इस सेक्शन में मिल जाएगा। तो दिस सेक्शन इज बेसिकली विकिपीडिया फॉर दिस स्टॉक। अब हम इस स्टॉक में देखते हैं क्या ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो मार्केट कैप इट्स फाइन, तो हमें 2000 करोड़ चाहिए थी। स्टॉक का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 37 के आसपास है। करंट प्राइस आप देखोगे 925, इट्स फाइन। फेस वैल्यू 2 के आसपास है, मतलब इसके पास एक लास्ट स्प्लिट बचा हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फंडामेंटली देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो स्क्रीनर पे गए और हमने यहाँ पे ना इसका कच्चा चिट्ठा खोल लिया है कि इस कंपनी के बारे में क्या चल रहा है, कैसा है। अगर आप अबाउट सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको मेनली हर तरीके का आपको डिटेल मिल जाएगा कि कंपनी करती क्या है, इस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं क्या, कंपनी के ओनर्स कौन है, प्रोमोटर होल्डिंग क्या चल रही है, क्या क्या काम करती है, इनका रॉ मटेरियल क्या है, आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दिस इज विकिपीडिया फॉर दिस कंपनी, बेसिकली हर कंपनी के लिए इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमें नीडेड है और जिन क्राइटेरिया से हम समझेंगे कि ये अच्छी कंपनी फंडामेंटली है या नहीं। हमें टेक्निकली दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट है, अब हमें उसे कंफर्म करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रमोटर होल्डिंग, तो बेसिकली कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 68.3% होल्ड कर रहे हैं। दिस इज अ गुड नंबर एक्चुअली। अगर हम इंटरेस्ट कवरेज देखें 12.9, मतलब इनका जो ईयरली अर्निंग हो रखी है ना, वो उनके इंटरेस्ट के 12 गुना है। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। ये प्लेज परसेंटेज, मतलब इन्होंने कोई भी स्टॉक प्लेज नहीं किए हैं अपने डेट को, कहीं से भी पैसे बेसिकली इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इन्होंने प्लेज नहीं कर रखे स्टॉक्स अपने। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 26% है, मतलब प्रॉफिट की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर चलती जा रही है 26% के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0.05, मैं इसको गुड मानता हूं, बाकी लोगों का पता नहीं। डिविडेंड बेसिकली अपना जो आपने प्रॉफिट कमाया उससे आप जब पब्लिक में बांट दोगे तो कंपनी में क्या लगाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है डिविडेंड यील्ड अगर कम भी हो तो दिस इज फाइन टू मी, मैं इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता इस चीज में। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.11 है। इसका मतलब ये है कि आपने मेयरली बेसिकली आप समझ लो लगभग 10% ही एक्स्ट्रा डेट ले रखा है, ज्यादा आपके पास डेट नहीं है, आप डेट के ऊपर भरोसे बैठे नहीं हो। बट अगर यहाँ पे रेशियो ये 0.5 या 1 तक भी होता तब भी मुझे चलता, बट काफी लो है। अभी इनके पास बहुत चांस है डेट लेने का, इसका मतलब ये अपनी कंपनी में अभी और ज्यादा कैश ला सकते हैं और इनके पास अर्निंग के ग्रोथ भी है। रिसेंटली अगर मैंने यहाँ पे देखा है, आप अगर देखोगे तो इन्होंने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है कई जगहों पे। मे बी अभी मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैंने तो पहले ये स्टॉक देख रखा है। यहाँ पे अगर कंपनी एक्सपेंशन में आप देखोगे तो नियरली अबाउट 178 करोड़ लगाए हैं इन्होंने 2 प्रोजेक्ट के आसपास। तो इसका मतलब ये लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इधर उधर। अब इन्वेस्टमेंट कंगाल कंपनी तो नहीं करती, कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, पैसे होंगे उनके पास। तो अगर देखा जाए तो टेक्निकली और फंडामेंटली हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये कंपनी है कि आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट जो हम क्राइटेरिया वाइज समझना चाह रहे हैं आप कैसे ढूंढोगे। तो वो जो 68 कंपनीज थी, आपका होमवर्क है उनमें से 2 कंपनीज टेक्निकली भी देखो, फंडामेंटली भी देखो और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, मैं देखता हूं बेस्ट कौन है बंदा। एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ना लगेगा कि यार इसमें ज्यादा है, जैसे कि पी रेशियो 37.5 है। हमने क्या देखा है कि 20 के नीचे होना चाहिए। बट एक चीज करते हैं, देखते हैं कि ये इसके जो बेचारे भाई दोस्त लोग हैं, इनकी बिरादरी के लोग हैं, उन पे चलते हैं। मैं सबसे पहले आपको यहां दिखाता हूं, ये इसके बेसिकली पीयर्स हैं। अब इनमें देखोगे अगर पी रेशियो 84, 61, 149, 52, 86, 575, गोदरेज 37, अगर आप कंपेयर करो ना तो मुझे लगता है कि बेस्ट पी इस इंडस्ट्री में आपको देखने को किसका मिल रहा है, सेम स्टॉक का। अब थोड़ा सा ना पी देख लेते हैं कि जो 37 चल रहा है वो कहां से आया है। ये स्टॉक अपना नियरली अबाउट लास्ट 2020 में आपको यहाँ पे आईपीओ देखने को मिला था। 35 से स्टार्ट हुआ, लोअर रेंज पे गया और यहाँ पे पी रेशियो ना 14 अक्टूबर 2021 को 90 था। इसका मतलब जब ये स्टॉक अपने बूम के टाइम पे था इस जगह पे, तो आपका नियरली अबाउट 90 का पी रेशियो था और आपको ये स्टॉक इस वक्त 37 पे अगर मिल रहा है तो इसका मतलब आप एक
अच्छी वैल्यू ही पे कर रहे हो। पहले तो 90 गुना देना पड़ रहा था, अभी आप 34 गुना ही देने वाले। इसका मतलब जो आप फंडामेंटली भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसमें आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना पड़ रहा। इसलिए मैं यहाँ पे इस क्राइटेरिया को, जो मेरा 20 वाला है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि जो बाकी पीयर्स है, अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है तो मैं देखूंगा ना कि इसके साथ वाले कौन है, वो इससे 10-10, 20-20, 30-30 गुना चल रहे हैं। गोदरेज का तो 575 है, तो सिंपली ये उनके मुकाबले ज्यादा सस्ता है और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अगेन बोल रहा हूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर द क्राइटेरिया पर्पज कि आप कैसे ढूंढोगे। ओके, तो लास्ट आपके पास 68 स्टॉक्स है। आपका होमवर्क ये है, आपको बेस्ट 2 स्टॉक्स ढूंढने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते हैं किसने ज्यादा दिमाग लगाया।